आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 116 जो कि डील करता है वेल्थ स्टेटमेंट से। वेल्थ स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है, एक डिक्लेरेशन होती है एक इंडिविजुअल की, टैक्स पेयर की, इस चीज़ के हवाले से कि उसके पास टोटल कितने एसेट हैं, उस पर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और उसके उस टैक्स ईयर के अंदर कितने टोटल खर्चे हुए एक्सपेंडिचर उसके कितने हैं। इस चीज़ का एक स्टेटमेंट वो जमा करवाता है कमिश्नर को। तो जो इन चीज़ों की जो स्टेटमेंट कहलाती है उसे हम वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप किसी क्रिमिनल केस के अंदर गवाह होते हो और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और पुलिस फिर आपको समन करती है और आप फिर पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हो, गवाही देते हो, जो आप पुलिस को फिर अपना बयान जमा करवाते हो उस क्रिमिनल केस से मतलब जो आपकी नॉलेज में चीज़ होती है, तो जो आप पुलिस को अपनी स्टेटमेंट देते हो वो आपकी 161 की स्टेटमेंट जिस तरह कहलाती है। और इसी तरह जब उस केस के अंदर आप ऐसा गवाह मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हो और जो आप उस केस से मतलब आपको जो भी नॉलेज होता है उधर आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हो मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो 164 की स्टेटमेंट कहलाती है। तो जिस तरह वो 161 और 164 की स्टेटमेंट होती हैं कि आपको जो भी केस के मतलब पता है, क्रिमिनल केस के मतलब आपको जो भी पता है, आप उसके बारे में जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हो, जिस तरह वो एक स्टेटमेंट है आपकी। और अथॉरिटीज़ के बदल जाने के साथ जो है वो फिर सेक्शन बदल जाते हैं कि अगर पुलिस के सामने तो 161 और अगर मजिस्ट्रेट के सामने तो 164 की स्टेटमेंट हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि इस तरह वो एक स्टेटमेंट होती है ना, कि आपको उस क्रिमिनल केस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप जिस तरह वहाँ पर उस चीज़ को बता रहे होते हो, ये भी एक स्टेटमेंट ही है। वेल्थ स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट ही होती है जिसमें आपको पता है कि आपके पास एक टैक्स ईयर के अंदर कितने असासे हैं, कितने आपके ऊपर कर्जे हैं, लाइबिलिटीज़ हैं नहीं, और कितने आपने खर्चे किए हैं। तो आप उस चीज़ का एक रिकॉर्ड, एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन बनाकर कमिश्नर को हैंड ओवर कर देते हो, उसे सबमिट करवाते हो। तो उसे हम कहते हैं कि वो ये वाली स्टेटमेंट वेल्थ स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 116 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और यहाँ पर जो अथॉरिटी है जैसे आपने जमा करवानी होती है वो कमिश्नर है। अब वेल्थ स्टेटमेंट का पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब हम इसके सेक्शन को कवर करते हैं। तो इस सेक्शन में नॉर्मली 3 सब सेक्शन डिस्कस किए गए हैं और इन तीन सब सेक्शन के अंदर 5 चीज़ें, 5 सब्जेक्ट हैं इस सेक्शन के, जो चीज़ें 5 थिंग्स जो हैं वो सेक्शन में डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये वेल्थ स्टेटमेंट किस पर्सन ने सबमिट करनी होती है। सेकेंडली हम लोग कवर करेंगे कि इस वेल्थ स्टेटमेंट के कंटेंट ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, यानी वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आपने बतानी होती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। थर्ड हम लोग कवर करेंगे कि मूड ऑफ सबमिशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, कि ये वेल्थ स्टेटमेंट आप कितने तरीक़ों से सबमिट करवाओगे। और 4 नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेमेडी इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ रॉन्ग वेल्थ स्टेटमेंट, यानी अगर आपसे वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाते हुए किसी किस्म की कोई गलती हो जाती है तो उस टाइम आपके पास क्या रेमेडी होगी। एंड लास्ट थिंग नंबर 5 जो हम लोग कवर करेंगे वो ये है कि ये जो रेमेडी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये इसको यूज़ करने के लिए कोई जो लिमिटेशन, क्या कितनी टाइम पीरियड में आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, वेल्थ स्टेटमेंट गलत आप जमा करवा देते हो, तो आप उसको कितने टाइम पीरियड तक ठीक कर सकते हो। उस रेमेडी जो आपको मिलती है रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने की, उसे आप कितने टाइम पीरियड तक रिवाइज कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें ही जो हैं वो इस सेक्शन में नॉर्मली डिस्कस की गई हैं और इस सेक्शन में कुछ ऐसा नहीं बताया गया। तो इसको वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला सवाल जो इसका था कि किस पर्सन ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी होती है, तो उसका सिंपल आंसर है कि हर रेजिडेंट टैक्स पेयर, रेजिडेंट पर्सन वो है जो कि हर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसने ये जमा करवानी होती है वेल्थ स्टेटमेंट, जिसे कमिश्नर नोटिस देता है। सबसेक्शन 1 इससे डील करता है। सबसेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1 स्टेट दैट द कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग The Commissioner may, by notice in writing, require any person, being an individual, to furnish on a date specified in a notice a statement hereafter referred to as a wealth statement in the prescribed format and verified in the prescribed manner. सो सबसेक्शन 1 सिंपल ये बता रहा है कि जिस बंदे को कमिश्नर नोटिस देगा, जिससे वो रिक्वायर करेगा बाय नोटिस कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाओ,
उस पर्सन ने वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है एंड कमिश्नर एक डेट मेंशन कर देगा उस नोटिस पे कि किस डेट तक आपने जमा करवानी है, उस डेट में उसने सबमिट करवानी है। और अब ये वेल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, किस तरीके से वेरीफाई होनी चाहिए, ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इसकी बताई हुई है इसमें होनी चाहिए। यानी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है एज़ पर लॉ, यानी जो कानून में बताया गया है ना कि इस तरह होनी चाहिए आपकी वेल स्टेटमेंट, इस तरह वेरीफाई होनी चाहिए, ये इसका फॉर्मेट होना चाहिए। उसी तरीक़ाकार के तहत उस पर्सन ने जिसको ये नोटिस आया है उसने सबमिट करवानी है। नेक्स्ट इसका जो था क्वेश्चन जो सेक्शन में है वो ये है कि इसके कंटेंट क्या होनी चाहिए, वेल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उससे भी सब सेक्शन 1 में बताया हुआ है गिविंग पार्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट और डेट स्पेसिफाइड इन सच नोटिस। यानी जो डेट आई है ना उस नोटिस में, कमिश्नर ने 116(1) का जो उसे नोटिस दिया है और उस नोटिस में उसने कह दिया है कि इस डेट तक आप अपनी वेल स्टेटमेंट जमा करवाओ, तो उस डेट तक उसके पास जितने भी टोटल एसेट और जितनी भी लाइबिलिटीज़, यानी उसके ऊपर कोई डेप्ट वगैरह है, एसेट कोई प्रॉपर्टी कोई सरमाया उसके पास है, उस डेट तक जो भी उसके पास है, एक तो उस चीज़ का रिकॉर्ड उसने वेल स्टेटमेंट में चीज़ मेंशन करनी है वो बतानी है। सेकेंडली द टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पर्सन, स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन, अदर डिपेंडेंट एज ऑन द डेट और डेट स्पेसिफाइड सच नोटिस। यानी 116(1) का जो नोटिस आया था उसे कि इस डेट तक आप अपनी वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है, और उस नोटिस के अंदर जो एक डेट मेंशन कर दी थी उस डेट तक उसके जो उसकी पर्सन का जो स्पाउस है, यानी कि अगर हस्बैंड को आया था नोटिस तो उसकी जो बीवी है उसके पास, या उसके जो माइनर चिल्ड्रन है इस बंदे के जिसको नोटिस आया उसके माइनर चिल्ड्रन, उसके जो पर्सन जो उस पर डिपेंडेंट है दूसरे डिपेंडेंट लाइक उसके पेरेंट्स, उनके पास उस डेट के हद तक यानी जिस डेट तक उसने वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है उस डेट तक कितने उनके पास एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं, उस चीज़ के बारे में भी इस पर्सन ने बताना है अपनी वेल स्टेटमेंट में। इस चीज़ का लॉजिक ये है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन है वो अपनी जायदाद उसका अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है, वो कोई भी एसेट बनाता है तो वो खुद अपने नाम पे नहीं रख रहा, वो अपने बच्चों के नाम पर वो जायदाद रख देता है। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ वो एसेट किसकी कंसीडर की जाएंगी, उसके चिल्ड्रन की। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि उसके बच्चों का तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, तो ये इसके पेरेंट ने ही बनाई है, इसी बंदे ने बनाई है जिसको नोटिस आ रहा है। तो आप ये इस तरह की हरकत कोई ना करे, चालाकियाँ करे कि भाई अपने आप को टैक्स से बचने के लिए एसेट अपने बच्चों के नाम पे कर दे, या अपने जो डिपेंडेंट्स हैं लाइक पेरेंट्स उनके नाम पर कर दे, या अपनी बीवी के नाम पर कर दे कि मेरे नाम पे तो ये एसेट है ही नहीं। तो इस तरह से टैक्स से बचने के लिए कोई ऐसी हरकत ना करे। तो इसलिए हम बता दिया गया है पहले ही लॉ में कि आपके जो पर्सन जो आप पे डिपेंडेंट हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी स्पाउस है, उनके नाम पे भी कितनी कोई एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं वो भी आपने अपनी वेल स्टेटमेंट के अंदर बतानी है। थर्ड है एनी एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड सच नोटिस एंड द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर। मतलब जो नोटिस आपको आया है 116(1) का वेल स्टेटमेंट जमा करवाने का, उस नोटिस में जो डेट मेंशन है, डेड लाइन किस टाइम तक आपने अपनी वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है, उस डेड लाइन ऑफ सबमिशन तक आपने अगर कोई एसेट कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की है और उस ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इन कंसिडरेशन कुछ पैसे वगैरह मिले हैं तो वो भी आपने अपनी वेल स्टेटमेंट के अंदर बताने हैं। मिसाल के तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, आपने अपना कोई घर बेचा है, उसके बदले में आपको कोई पैसे वगैरह मिले हैं यानी बयाना वगैरह, तो वो चीज़ भी आपने अपनी वेल स्टेटमेंट के अंदर बतानी है। 4 है द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन एंड द पर्सन स्पाउस माइनर चिल्ड्रन अदर इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द पीरियड और पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड द डिटेल ऑफ सच एक्सपेंडिचर। सो वही 116(1) का जो नोटिस आया उस नोटिस के अंदर जो डेडलाइन ऑफ सबमिशन थी किस डेट तक आपने जमा करवानी है, उस डेडलाइन ऑफ सबमिशन तक जितने खुद इसने खर्चे किए, इसके बीवी ने खर्चे किए, हो सकता है बीवी को नोटिस आया हो तो स्पाउस से मुराद है कि स्पाउस से मुराद हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो अगर बीवी को नोटिस आया तो वो कह रहे जितने इसके शोहर ने खर्चे किए, या जो है वो कह रहे जितने इनके बच्चों ने खर्चे किए जो माइनर चिल्ड्रन हैं, और जितने जो उनके ऊपर डिपेंडेंट पार्टी इन्होंने खर्चे किए वो टाइम पीरियड वो भी उन्होंने बताने हैं, ना कि सिर्फ खर्चे बताने हैं, उन खर्चों की डिटेल वगैरह भी बतानी है। एंड लास्ट है कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ, ये भी आप लोगों को बताने हैं। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ ये होती है कि आपकी जो टोटल इनकम होती है उसमें से जितने आपके खर्चे हैं जो निकाल के जो आपके पास बचत रह जाती है ना वो आप लोगों ने बतानी होती है। और नॉर्मली जब आप लोग FBR की साइड पर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करवा रहे होते हो ना, तो यहाँ पर वेल्थ स्टेटमेंट के पोर्शन में 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें आपको शो हो रही होती हैं। एक होती है एसेट, एक होती है लाइबिलिटीज़ और एक होती है रिकन्सिलेशन। ये जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है ना इसको आपने सिफर करना होता है क्योंकि इसके बगैर आपकी वेल स्टेटमेंट सबमिट नहीं होती। खैर ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू था।
अब जो है दो चीज़ें तो कवर हो गई कि किस बंदे ने वेल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है, एंड सेकंडली ये था कि वेल स्टेटमेंट में क्या कंटेंट होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने दोनों चीज़ें ही जो है सब सेक्शन 1 के अंदर ही कवर हो गई सेक्शन के कि अब आ जाते हैं इसके तीसरे सवाल पर, जो कि ये कहता था कि मोड ऑफ सबमिशन ऑफ वेल स्टेटमेंट कितने हैं। तो दो मोड हैं, एक है वॉलंटरी और एक है इनवॉलंटरी। पहला जो इससे डील करते हैं सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, सॉरी। तो सब सेक्शन 1 के अंदर जो है वो इसका इनवॉलंटरी मोड ऑफ सबमिशन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिस बंदे को नोटिस आ जाता है 116(1) का कि अपनी वेल स्टेटमेंट जमा करवाओ, उस बंदे ने अपनी वेल स्टेटमेंट जमा करवानी होती है। तो एक तो ये इनवॉलंटरी मोड हो गया, सेकंड है वॉलंटरी मोड, और उससे डील करता है सब सेक्शन 2। इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि जब आप लोग अपनी रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं ना 114 के तहत, तो उसी टाइम 114(1) के तहत, सॉरी, तो आप लोगों ने उसी टाइम आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी वेल स्टेटमेंट भी जमा करवा दें। So subsection 2 states that every resident taxpayer being an individual filing a return of income for any tax year shall furnish a well statement, wealth reconciliation statement for that year along with such return। यानी आप जिस टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवा रहे हो हर उस रेजिडेंट टैक्स पेयर पर जो पाकिस्तान का रहायशी है उस पर कोई ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी उस रिटर्न के साथ साथ अपनी वेल स्टेटमेंट भी जमा करवा दे। Provided that every member of an association of persons shall also furnish wealth। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे तो शेल का वर्ड लिखा हुआ है। मसलन ये है कि अगर आप अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हो ना, तो आप ये नहीं है कि आप रिटर्न वाला अंदर अपना कोई भी हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट करें और रिटर्न जमा करवा के वेल स्टेटमेंट को छोड़ दें और ऐसे ही रिटर्न सबमिट करवा दें। तो हो सकता है कि आपको 116(1) का नोटिस आ जाए कमिश्नर की तरफ से कि आप जो है वो अपनी वेल स्टेटमेंट सबमिट करें। तो इसलिए आप पहले ही यहाँ पे ऑब्लिगेशन लगा दी गई है कि जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करवा रहे हैं तो बाय लॉ कानून का तकाजा यही है कि आप अपनी रिटर्न खुद ही सबमिट करवा दें। अगर आप नहीं करवाएंगे तो 116 का नोटिस आ जाएगा, सिंपल। एंड प्रोवाइडेड दैट एवरी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल आल्सो फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द एसोसिएशन। इसी तरह इसकी प्रोवाइजर ये बताती है कि जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कोई पार्टनरशिप फर्म है, उनके मेंबर्स के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि जिस टाइम रिटर्न जमा हो रही है उनकी एओपी की, उनकी फर्म की, तो उन्होंने भी अपनी अपनी उसी टाइम ही वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट उसी रिटर्न के साथ ही जमा कर देनी है। अब आ जाते हैं इसके तीन चीज़ें जो इसमें थी वो कवर हो गई। 4 आइटम जो था, 4 थिंग जो इस सेक्शन में थी वो ये थी कि अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो जाती है ये वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने में, तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो इससे डील करता है सब सेक्शन 3। रेमेडी आपके पास ये है कि आप ना रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाते हो। तो सब सेक्शन 3 को देखते हैं तो कह वेयर अ पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड अ वेल्थ स्टेटमेंट डिस्कवर एनी ओमिशन रॉन्ग स्टेटमेंट देयर he may without prejudice to any liability incurred by him under any provision of this ordinance furnish a revised wealth statement along with a revised wealth reconciliation and reason for filing revised wealth statement। सो सिंपल है कि आपसे अगर कोई वेल्थ स्टेटमेंट आपने जमा करवाई, बाद में आपको पता चलता है कि आपको कोई डिस्कवर होता है कोई ओमिशन, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट। ओमिशन से मुराद ये है कि आपने कोई चीज़ ऐड करनी थी, मसलन कोई आपके पास एसेट था आपने ऐड नहीं किया। और रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि आपने कोई गलत अमाउंट जो है, मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची ज़्यादा में थी, आप लोगों ने 20 में बेची, 20 लाख में बेची थी, आपने 15 लिख दिया। तो या तो आपने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी है या फिर कोई एंट्री करनी थी वो आपने की ही नहीं। ये चीज़ आपको बाद में डिस्कवर हुई है। अब आप फर्निश मतलब ये पास प्रैक्टिस हो गई, आप जमा करवा चुके हो, बाद में वो आपको पता चला है। तो अब आप क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहोगे? नहीं, वो कह रहे हैं आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये है आप पर बगैर किसी पेनल्टी के कि आपको ये गलत वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने पर किसी किस्म की किसी इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजन के तहत कोई पेनलाइज नहीं होगा, आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि आपके पास रेमेडी है कि आप अपनी रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दोगे। बस आपको एक प्रिकॉशन साथ में करनी पड़ेगी कि आप लोगों के रीज़न इसके मेंशन करने पड़ेंगे कि मैं क्यों अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कमिश्नर को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उधर लिखा हुआ है अंडर द इंटीमेशन टू द कमिश्नर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म मैनर, यानी जो कानून में बताया गया उस तरीका कार के तहत आपने कमिश्नर को इन्फॉर्म भी करना है वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज करने से पहले। अब आ जाते हैं इसके
लिमिटेशन के ऊपर कि ये जो रेमेडी है आप लोगों के पास रिवाइज वेल स्टेटमेंट को करने की, वो आप कब तक रिवाइज कर सकते हो। तो इससे ना दो लिमिटेशन के वजह से दो पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए हुए हैं। एक तो इसी सेक्शन के अंदर है और दूसरा एक्सप्लेनेशन में। तो पहला यहाँ वाला क्लियर करते हैं। तो एनी टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 9 और सेक्शन 122 फॉर द ईयर टू विच इट रिलेट, मतलब जिस टैक्स ईयर की वेल स्टेटमेंट को सबमिट करने में आपसे गलती हो गई है, उस वेल स्टेटमेंट को आप रिवाइज तो कर सकते हो, लेकिन 122 सबसेक्शन नो का नोटिस आने से पहले पहले कर सकते हो। अगर तो ये आ गया, अब आप अपनी वेल स्टेटमेंट को रिवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमिश्नर इज ऑफ ओपिनियन दैट द रिवीजन अंडर दिस सबसेक्शन इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग अ बोना फाइड omission or wrong statement, he may declare such revision as void through an order writing after providing an opportunity of being here. So ये प्रोवाइजर बता रही है कि कमिश्नर को लगता है कि जो आप अपनी वेल स्टेटमेंट रिवाइज करना चाहते हो, ये मेलाफाइड इंटेंशन है, ये बोनाफाइड नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो आपको एक ऑर्डर जारी करता है रिटर्न आपको सुनेगा, और उसके बाद आपकी ये जो आपने जमा करवाई है रिवाइज वेल स्टेटमेंट, उसे वॉइड डिक्लेयर कर देगा। मिसाल इसकी ये लें कि आपने अपने पहले वेल स्टेटमेंट में जो है वो ज़्यादा के साथ से लिख दिए थे, बाद में अब आप कम करने जा रहे हो, तो कमिश्नर को फ़ौरन उसकी कॉमन सेंस के तहत वो यही सोचेगा, ऐसा मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रेसिडेंस, कि पहले तो आपके साथ से ज़्यादा थे, अब आप क्यों काम कर रहे हो, ज़ाहिर है टैक्स से बचने के लिए। तो लिहाजा कमिश्नर जो है वो एक यही समझेगा कि ये तो मेलाफाइड वेलाफाइड रिवीजन है, बोनाफाइड रिवीजन नहीं है। अब है एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर इस रेमेडी का एक्सरसाइज करने के हवाले से जो सेकंड लिमिटेशन है वो है, पहली तो ये थी ना कि आप कर सकते हो, लेकिन 122 सबसेक्शन 9 का सेक्शन 122 सबसेक्शन 9 का नोटिस आने से पहले पहले, अगर वो आ गया तब नहीं कर सकते। दूसरा है, दूसरी लिमिटेशन जो है वो रिवीजन के हवाले से वो एक्सप्लेनेशन में बताई गई है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लेरिफाइड दैट वेल स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिवाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट टैक्स ईयर, मतलब जिस टैक्स ईयर की वेल स्टेटमेंट को सबमिट करते हुए आपसे गलती हो गई है, उसकी टैक्स ईयर की रिटर्न को जमा करवाने के हवाले से जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है ना ड्यू डेट है, उस लास्ट डेट के लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद के 5 साल एक्सपायर होने के बाद आप जो है वो अपनी ये उस टैक्स ईयर से मुतल्लिक अपनी वेल स्टेटमेंट में कोई गलती हो गई है तो उसे रिवाइज नहीं कर सकते। इसकी एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। मिसाल लें कि एक पर्सन ने 2017 की अपनी वेल स्टेटमेंट जमा करवाई। अब 2017 की का जो टैक्स ईयर है वो कब से लेकर कब तक बनता है, वो बनता है यकम जुलाई 2016 से एंड होता है 30 जून 2017। टैक्स ईयर इतना बना इसका, और इसकी जो ड्यू डेट है, ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है इसकी रिटर्न की भी वेल स्टेटमेंट को जमा करवाने की, वो होती है, वो है 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2017। तो अब इस सिचुएशन में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, वो है 13 सितंबर 2017। अब उस डेट ऑफ सबमिशन के बाद के 5 साल एक्सपायर होने के बाद, यानी कि जैसे ही 30 सितंबर 2022 आ जाएगा, उसके बाद अब आप अपनी उससे पहले पहले तक आप अपनी 2017 की वेल स्टेटमेंट को गलती हो गई तो उसे ठीक कर सकते हो। 30 सितंबर 2022 डेट आने के बाद अगर इसमें अब आपको कोई गलती आप उसे ठीक करना चाहते हो तो अब आप उसे नहीं कर सकते। तो ये था सेक्शन 116। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा।